नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेलो, थैंक यू फॉर गिविंग मी अनदर चांस। जो भी सिचुएशन चल रही है उसको उस कंडीशन में ये हमारी क्या करना चाहिए, ये हमारी करीबन तीसरी वीडियो है। और पहली वीडियोस में जो लोग नहीं देखे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप उन वीडियो को देखेंगे, तब ये वीडियो आपको ज्यादा समझ आएगी कि क्या चीज पे है। और आज अपन कुछ और ऐसे कंडीशंस जो करंट सिचुएशन में हो रहे हैं उनमें क्या क्या होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसकी सीवियरिटी के हिसाब से क्या डिसीजन लेना चाहिए, आज अपन उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जी सर। सर, मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे लोग इस कारण से मर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं सर कि जिन लोगों को निमोनिया हो जाता है वो क्या करें, किस तरह की मेडिसिन, अगर मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ ही जाती है तो किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या ये है, आपको भी पता है, आप अस्पताल में हैं, आप जानते हैं कि अस्पताल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। अगर क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तो क्या करें। मुझे लगता है कि आप एक अच्छा सजेशन दे पाएंगे लोगों को कि अगर जो लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हैं और अभी मैनेजेबल कंडीशन में हैं तो वो घर बैठे किस तरीके से अपना देखभाल कर सकते हैं और किस तरह से अपना और अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। तो सर, ओवर टू यू। ठीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसमें दो इशू है। पहला इशू, जो भी जिसकी वजह से अपन बीमार पड़ रहे हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें सांस लेने में दिक्कत जाती है, पहला। दूसरा, हम उससे लड़ने के बाद जिस जो जो अभी करंट इन्फेक्शन चल रहा है उससे तो अपन ठीक भी हो जाते हैं, तो उसमें बाद में एक दिक्कत आती है कि निमोनिया हो जाता है। तो अगर आप रिकवर हो गए हैं, पहला, अगर आप नेचुरली पर घर पे ही रिकवर हो गए, इतना इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद जो निमोनिया का एक खौफ है जो अभी चल रहा है कि भाई निमोनिया हो गया तो क्या करेंगे, निमोनिया हो गया तो फिर क्या करेंगे, उसमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो देखिए, अगर आप अभी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं या फिर अभी जस्ट एक दो दिन ही हुआ है आपको इन्फेक्शन हुए, तो अगर आप हॉस्पिटल पे हैं तो फिर आप यहाँ से जो भी मैं बताऊंगा उसका आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हॉस्पिटल के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। हॉस्पिटल में तो जो मेडिसिन अगर निमोनिया की है वो तो देनी पड़ेगी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ उस पे दो चीजें कि हॉस्पिटल पे होते हैं तो वहां पे कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कौन सी कंडीशन में हॉस्पिटल जाना सही डिसीजन रहेगा, कौन सी कंडीशन में घर पे बैठ के फ्रूट्स वेजिटेबल्स विटामिन सी विटामिन डी और हल्दी से कब कब तक काम चल जाएगा, किस कंडीशन में हमको मेडिसिन लेनी है, घर पे लेने से काम चल जाएगा कोई दूसरे डॉक्टर की मदद से। तो अभी का जो सिचुएशन है उस पर कैसे डिसीजन मेकिंग करना है, कैसे डिसीजन लेना है, क्योंकि देखिए अभी कोई एक ही चीज पे हर इलाज नहीं हो सकता। आपको समझना पड़ेगा, एक ही चीज पे हर इलाज नहीं हो सकता। सबका कंडीशन चीजों पे डिपेंड करता है कि वो सिवियरिटी कितनी है। तो अपन एक एक करके सिवियरिटी के हिसाब से अपन क्या डिसीजन लेंगे उसके बारे में डिस्कस करना। पहला, आप अभी इन्फेक्ट नहीं हुए, तो आप अभी इन्फेक्ट नहीं हुए तो आप एकदम केस वन है, एकदम सिंपल केस है। आपको क्या करना है, आपको देखना है क्या मुझे ऑटो इम्यून डिजीज है, क्या मुझे कोई और भी बीमारियां हैं, क्या मुझे कुछ है। अगर आप ये केस में है तो आपको अभी नहीं हुआ है तो क्यों ना अभी से आप अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करें कि अगर आपको बाय चांस होगा तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, वही विटामिन सी फ्रॉम नेचुरल सोर्स दैट इज सिट्रिक फ्रूट्स, विटामिन डी फ्रॉम नेचुरल सोर्स दैट इज सन, और जो निमोनिया होने वाला है उससे बचने के लिए क्यूरक्यूमिन दैट इज हल्दी। तो आप अभी से लेना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब आप इन्फेक्ट नहीं हुए तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई पूरा एक दो ग्लास लेंगे, पांच छह संतरे का जूस ले लेंगे या फिर पांच छह संतरा या मौसमी खा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए। तो आपके पास यू आर द बेस्ट पर्सन, अभी आपके पास पूरा मौका है अपने आप को प्रिपेयर करने का। ये समझ लीजिए कि एक सिचुएशन को आपको हैंडल करना है, उसके लिए आपके पास काफी टाइम है प्रिपेयर करने। तो ये केस वन हो गया। केस टू, आपको फीवर बुखार आने लग गया है और तब क्या करना है, तो उस पे क्या करना है, उस पे आपको चीजें थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से करनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है, पूरा फ्लूइड डाइट पे ही रहना है आपको। हर घंटे मौसमी का जूस का बहुत कम से कम 6-7 गिलास मौसमी का जूस दिन भर में, 6-7 नारियल पानी, इनको लेंगे, सन एक्सपोजर लेंगे। इसमें इस पे क्या होगा कि आपको स्ट्रिक्टनेस रहेगी, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो एक दो दिन करेंगे। हल्दी जो है, जो पहले एक एक चम्मच से काम चल जाना था उसको आपको 3 चम्मच कर देना है। केस टू हो गया जब आप इन्फेक्ट या बुखार आना चालू। केस थ्री, आप कोविड में हॉस्पिटल में गए, वहां से रिकवर होके वापस आ गए,
आपके पास ब्लड टेस्ट कराया, उसमें डी डाइमर बढ़ा हुआ है, इंटरल्यूकिन बढ़ा हुआ है, आपका HRCT स्कैन हो चुका है, उस पे लंग्स खराब है, और आप घर पे, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है वो बताऊंगा, तो वो जो हॉस्पिटल में होना ही होगा, वो जो मेडिसिन है। अगर आप घर आ गए हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे जो है क्लिनिकल डिसीजन, एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है कि अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो क्या करेंगे, अगर HRCT स्कोर ज्यादा है, लंग्स का परसेंटेज ऑफ डैमेज ज्यादा है, तब क्या करेंगे। तो अगर अभी आपके पास ऐसे कोई रिपोर्ट्स नहीं है और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप क्यूरक्यूमिन को कंटिन्यू करेंगे, वो आपको होने वाले निमोनिया से बचा लेगा। अगर आपके पास CT स्कैन का रिपोर्ट है, लंग्स डैमेज है, तो उस समय क्या करेंगे, अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ है, जब आप ब्लड रिपोर्ट, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये डी डाइमर कौन सी चिड़िया का नाम है, ये HRCT क्या होता है, ये उन लोगों के लिए है जो पहले से जो पहले से इस वजह से हॉस्पिटल में रहे हैं और बाहर आ गए हैं, उनका जब रिपोर्ट खोलेंगे तो उनमें ये शब्द लिखे होंगे। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर उस केस की बात कर रहा हूं। तो अगर डी डाइमर ज्यादा बढ़ा हुआ है, तब तो फिर एक इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन, क्योंकि उसके वजह से क्लॉटिंग होता है और इन्फेक्शन हो जाता है और हार्ट अटैक आ सकता है। एक एक और आपका रिपोर्ट देखेंगे, उसमें लिखे रहेगा इंटरल्यूकिन, ये दिखाता है कि आपके बॉडी में साइटोकाइनिन स्टॉर्म कितना ज्यादा है, कितना हो रहा है। तो उससे अपन एक एसेस कर लेते हैं कि साइटोकाइनिन स्टॉर्म कितना है। अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर अपन अपना विटामिन डी लेवल और विटामिन सी लेवल बढ़ा देंगे। ठीक, फिर अगर CT स्कोर ज्यादा है, CT स्कोर ज्यादा है तो ये दिखाता है कि लंग्स का डैमेज है, तो अपने को अगर फीवर आ रहा है और CT स्कोर ज्यादा है, इंटरल्यूकिन ज्यादा है, तब फिर अपन एक और डिसीजन ले सकते हैं एक मेडिसिन का, जिसको बोलते हैं डेक्सोना डेक्सामेथासोन। चूंकि आपका जो इंटरल्यूकिन है, जो साइटोकाइनिन स्टॉर्म है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है और अपने पास अब इतना टाइम नहीं है कि अपन नेचुरल सोर्स से उसको कंट्रोल कर पाए, तब अपने को डेक्सामेथासोन या डेक्सोना का इंजेक्शन लगवा लेंगे। दैट विल बी अ बेटर चॉइस एट दैट टाइम। उस समय के लिए वो एक बेटर चॉइस होगा, ये उनके लिए जो हॉस्पिटल से आ गए या फिर जिनकी स्थिति काफी खराब हो चुकी है। चौथा केस, आप वेंटिलेटर पे हैं, हॉस्पिटल पे हैं, ऑक्सीजन चल रहा है, तो वहां पे आप, अगर हॉस्पिटल में आपका कोई जान पहचान का कोई डॉक्टर होगा, तो वो ये सब रिपोर्ट्स देके वहां पे जो इलाज हो सकता है वो करेगा, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वहां की चीजें की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती, क्या है, वो सब जानने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप वहां से रिकवर हैं, वापस आ चुके हैं, फिर कोई दिक्कत है और आपकी रिपोर्ट्स है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूं तो हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो जाए। तो ऐसे में क्या करना है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि उस समय एक क्लिनिकल एक्सपर्ट, एक क्लिनिकल डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। उस केस में आपको क्या करना है, एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी है, एक डॉक्टर की सलाह लेनी है कि क्या किया जा सकता है। तो जो शुरू के 4 केस है उसमें आप, मैं जो बता रहा हूं वो किया जा सकता है। पहला जो किया जा सकता है, लेकिन जैसे डेक्सोना का इंजेक्शन हो गया या फिर लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ गई, ये डिसीजन आपको, मैं ये भी बता रहा हूँ, ये आपको खुद जाके नहीं लगवा लेना। बस इसमें क्या किया जा सकता है वो बता दिया, ताकि आप डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो जब ये इन सब चीजों का ना वो नाम लेगा, तो आपको कुछ जाना पहचाना लगेगा और आपको समझेगा हाँ ऐसा होता है, ऐसा लेते हैं, ताकि आपके मन में कुछ कुछ गलत फहमी हो या फिर आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो अब जिनको नहीं हुआ है या फिर जो अभी हॉस्पिटल नहीं गए, उनके लिए तो शायद दवाई की जरूरत ना पड़े, और अभी तक जितने केसेस मैं देखा हूँ 99% लोग को नहीं पड़ती। जो हॉस्पिटल से आ गए हैं, जिनको मेडिसिन वगैरह लग गया है, जिनका HRCT स्कोर ज्यादा है, CT स्कैन में लंग्स काफी डैमेज दिखा रहा है, उनके लिए फिर एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। उनमें कौन कौन से मेडिसिन दी जा सकती है उसका मैंने आपको एक आइडिया बता दिया। ठीक, तो ये है पूरी कहानी निमोनिया की। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपका माइक बंद है। तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों का लंग इन्फेक्शन हो गया है, शुरू हो गया है और घर पर हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं अस्पताल जाने से, तो ऐसा कुछ है आपके लाइफस्टाइल में जिससे कि घर बैठते अपने लंग्स इन्फेक्शंस को कम किया जा सके और घर बैठे ही ठीक कर सके अपने आप को? वो ये देखिए, घर बैठे ठीक हो सकता है, ठीक 100% हो जाएगा, ये तो कोई भी चीज 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका इंडिकेशन है भाई, आप हल्दी कंटिन्यूस लेते रहेंगे तो आपको उतना ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता जा रहा है, ठीक,
तब तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन आपका सिचुएशन मेंटेन है, 90 से ऊपर है, 90 के आसपास है, ठीक है, तो थोड़ा कभी 85 आता है, लेकिन ज्यादातर टाइम 90 92 के आसपास है, इसका मतलब आप हॉस्पिटल नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा, और आप ब्रीथ कर पा रहे हैं, नॉर्मल है, तो इसमें आप अगर क्यूरक्यूमिन लेंगे तो अगर निमोनिया होने वाला होगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कंटिन्यूस डाउन जाता रहेगा, फिर तो अपन वो नहीं ले सकते। 85 तक आ गया तो चलो ठीक है, अपन प्रोन वेंटिलेशन से अगर वो रिकवर हो रहा है, वो ऑफिस से ठीक अप हो रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन वो पूरा डिसीजन डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन इंप्रूव है और आप जो मैं जो रिकमेंडेशन बता रहा हूँ उससे अगर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो तब आप उसमें कंटिन्यू करिए। और जो हॉस्पिटल नहीं गए हैं, जो अभी इन्फेक्ट होने वाले हैं, उनके में मैं बता रहा हूँ 99% नहीं जाना पड़ता, उसी से काम चल जाता है। ये तो उनके लिए जो वापिस से आ गए, जिनको रिपोर्टेड है पहले से पता है अपने को रिपोर्ट में किनका इतना परसेंट दिखा रहा है डैमेज, उनके लिए तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, तब कंटिन्यू करें, अदरवाइज तो फिर हॉस्पिटल जाके ही फिर अपने को डेक्सोना या फिर उनके मॉनिटरिंग में ही लगाना पड़ेगा। सर एक सवाल आपसे है कि जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं लोग, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जा रही है, और आप कह रहे हैं कि क्लिनिकल डिसीजन जो है वो लेना मतलब डॉक्टरों पे छोड़ दें, डॉक्टर अपनी तरफ से ठीक ही डिसीजन लेंगे, बट सारी एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन वहां पे दी जाती हैं। अभी तक कोई परफेक्ट मेडिसिन ऐसी नहीं है मेडिकल में जो कि टेस्टेड एंड प्रूवन है कि भाई इस डिजीज पे काम करेगा ही करेगा। तो अभी तक सारा कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंटल ही चल रहा है सर। और जिस तरह से वेंटिलेटर पे जब जाते हैं तो आपको भी पता है कि ऑक्सीजन मतलब उस पे जाने का मतलब आपको पता ही है कि बहुत रेयर चांसेस ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो रिकवर होकर के घर आएगा, क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है और बहुत फोर्स से ऑक्सीजन अंदर जा रहा होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर उन लोगों को जो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं पहले से ही, प्लस क्रिटिकल कंडीशन में है? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि वेंटिलेटर पे जाना है, तो आप मान के चलिए अगर हम उसको वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे, तब तो 100% चांस है कि उसकी डेथ हो जाएगी। अगर उसकी कंडीशन ऐसी है कि वेंटिलेटर पे डालना, वेंटिलेटर तो इतनी डिमांड, इतना ज्यादा रश है कि वहां पे डिसीजन लेना है कि किसको डालना है किसको नहीं डालना। अब आपका सिचुएशन 50 60 65 ऐसा पहुंच रहा है, तब तो नहीं डालेंगे, तब तो 100% ही डेथ है। तो अब क्या है कि भाई क्या वेंटिलेटर से कुछ चांस है बचने का, 5% 10% 12%, तो अगर हम उसको वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे तो वो जो बचने के चांस थे वो भी नहीं रहेंगे। तो वहां पे तो बेस्ट डिसीजन यही है कि भाई अपन उसको वेंटिलेटर में डाल दो। क्यों? क्योंकि एक बार ऑक्सीजन अगर उसको जाने लगेगा तो उसकी बॉडी के पास टाइम रहेगा कि बाकी चीजें वापस से रिवर्स। क्यों? क्योंकि जिसको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं ना, अगर उनको नहीं डालेंगे तब तो 100% की डेथ हो जाएगी। ठीक, अगर रियल माने करेक्ट तरीके से अगर वो पेशेंट वाकई एलिजिबल था, तो वेंटिलेटर पे डालना ये कोई फैशन या फिर डॉक्टर का चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। ये करना, आप इसके सिवाय कोई स्टेप नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जिनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, जो बाहर रास्ते पे मर जाते हैं, वो क्यों मर गए रास्ते पे, राइट टाइम पे? क्यों इतनी डिमांड है हॉस्पिटल के आईसीयू की? क्यों? वाकई मानी जरूरत है तभी तो इतनी डिमांड है ना। नहीं तो ऐसे में तो अच्छा होता कि भाई नहीं है अवेलेबल, अच्छा है, अगर वो ऐसी इतनी बुरी चीज होती तो वो क्लिनिकल डिसीजन लेना ही पड़ता है। वो पेशेंट ऐसी चीज में लैंड अप हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो मेडिसिन के बाद उसको नॉर्मल ऑक्सीजन लेने के बाद भी वो इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो उसको मरने तो नहीं छोड़ दिया जा सकता है ना, कि बगल में वेंटिलेटर लगा लेकिन हम उसको छोड़ दें नहीं भैया तो ऑक्सीजन से ठीक हो जाएगा। तो कुछ कुछ डिसीजन जो होते हैं वो इसीलिए तो वो डॉक्टर है ना, इसीलिए तो डिफाइन किया जाता है कि भाई कब तक उसको ऑक्सीजन में रखना है, कब तक उसको नॉर्मल ब्रीदिंग में रखना है, कब उसको वेंटिलेटर पे डालना है। तो सबके अपने अपने रिस्क है। सीधी बात है, जब आप नॉर्मल थे तो आपका सर्वाइवल चांस ज्यादा है, आप ऑक्सीजन में होंगे तो और कम होगा, वेंटिलेटर पे जाएंगे तो और कम होगा। तो वेंटिलेटर के वजह से डेथ नहीं, आपकी कंडीशन ही ऐसी थी कि वेंटिलेटर पे हो गए। अगर वो पेशेंट सही पे गया, जबरदस्ती फ्रॉडरी की बात नहीं था, अगर वो वाकई एलिजिबल था, वाकई उसकी कंडीशन थी, तो वो डिसीजन ही बेस्ट डिसीजन है ना। तो उसके बाद आप सर्वाइव करके आ गए, इसका मतलब ये था कि भाई आपका डैमेज था तभी वेंटिलेटर पे, तो सीधी बात है आपका डैमेज रहा होगा, आप वहां पास से वापस आ गए, मतलब आप रिकवर कर रहे थे। अब उस रिकवरी में अगर कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे मेडिसिन। जी। मुझे जहां तक लगता है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की भी कमी है सर, इसलिए बहुत सारे लोग बाहर ही दम डेफिनेटली, तोड़ दे रहे हैं। क्योंकि वेंटिलेटर ये कोई ऐसे 1 2 रुपए में और 1 2 छोटे से ऐसे रूम में नहीं डाला जाता। वेंटिलेटर मतलब एक पूरा आईसीयू होता है वेंटिलेटर। तो आईसीयू बनाना मतलब आपके पास हॉस्पिटल के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आईसीयू चाहिए, साथ में एक एनेस्थेटिस्ट चाहिए, एमडी मेडिसिन चाहिए, सर्जन चाहिए,
पूरा स्टाफ चाहिए, तो आपके पास इतना बड़ा हॉस्पिटल आपके शहर पे होगा तब जाके एक वेंटिलेटर होता है, ठीक है। तो उसकी डिमांड है, मतलब वेंटिलेटर ऐसा नहीं कि खटिया बिछाया और रोड पे वेंटिलेशन चालू कर दिया, वेंटिलेटर एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट होता है। तो वो इक्विपमेंट की जब जरूरत पड़ेगी तो सीधी बात है वहां पे डॉक्टर को देखना पड़ेगा भाई किसको पहले ले, किसको ज्यादा जरूरत है। तो उसकी वाकई जरूरत थी तब डॉक्टर लिया था, डॉक्टर के पास कोई ऐसा खाली वेंटिलेटर नहीं पड़ा था कि भैया चलो कुछ नहीं, चलो इसको भी वेंटिलेटर पे डाल। यहाँ पे तो वेंटिलेटर पे ऐसी लाइन लगी है, उसकी वजह से कई लोग बिना वेंटिलेटर के डेथ कर जा रहे हैं। तो वो डिसीजन एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है। इनफैक्ट एक नॉर्मल डॉक्टर भी उसको डिसीजन को वहां पे समझ नहीं सकता। अगर कोई दूसरे उसका है भाई नॉर्मल इसका है, वो इमरजेंसी मेडिसिन और एनेस्थीसिया और चेस्ट फिजिशियन के बीच का डिसीजन होता है कि भाई किस पेशेंट को अब इस पे डालना पड़ेगा, ठीक है ना। हर स्पेशलिटी भी उसको नहीं समझ सकती, वो तो पर्टिकुलर स्पेशलिटी की है कि अब इसको वेंटिलेटर पे डालना ही पड़ेगा। तो आपका कंडीशन था तब वो डाला है, अच्छा नहीं डालेगा तो आप 10 लोगों की लाइन लगी, आप 10 में से उसको डिसाइड करना पड़े किसको डालना है किसको नहीं डालना। तो ये एक बहुत इमोशनल मानी इमोशनल क्या बोलेंगे, बहुत टिपिकल एक्सपर्टाइज डिसीजन होता है। तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये वो उसी तरह होगा कि सचिन को हम क्रिकेट सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ डिसीजन है भाई, करना पड़ता है, क्या करेंगे। तभी तो डॉक्टर का हाँ, जो लोग अभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है अभी, मतलब उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, मतलब नॉर्मल वार्ड में ही है लेकिन ऑक्सीजन पे है वो, ऐसे लोग अगर प्रोन वेंटिलेशन यूज करते हैं, मतलब प्रोन पोजीशन में सो करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको लगता है ब्रीदिंग चांसेस ज्यादा हाई हो सकते हैं और उनको ज्यादा फायदा हो सकता है हॉस्पिटल में? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और देखिए मैं तो सबसे पहली बात बोलूँ, अगर आप हॉस्पिटल चले गए तो वहां पे जो हॉस्पिटल में हो रहा है वो आपके कंट्रोल पे नहीं। लेकिन अगर आप इसको सुन रहे हैं और आपके पास है प्रोन वेंटिलेशन, क्योंकि क्या होता है ऑक्सीजन लगा हुआ होता है तो उसके बाद अपने बॉडी को पोस्चर चेंज करना, ये करना, और क्या है तो ऐसा ना कोई पाइप ही दब जाए और फिर पता चला प्रोन वेंटिलेशन की जगह मेन ऑक्सीजन सप्लाई बंद। प्रोन वेंटिलेशन आप ऑक्सीजन मास्क के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि आप मुड़ेंगे तो ऑक्सीजन पता चला उसका पाइप मुड़ गया। तो ये अजीबोगरीब है। अब तो ये वाले हो गए कि सर मैं वेंटिलेटर पे लगा हुआ तब तक मैं सर प्राणायाम भी कर सकता हूँ क्या, है ना। मतलब वो गलत कॉम्बिनेशन की गलत चीज तो है। नहीं हो पाएगा। हाँ, मैंने एक्चुअली सर एक ऑक्सीजन मास्क पे भी नहीं हो जी पाएगा, आप मैंने बिल्कुल सही मैं बोल रहे हैं, सवाल ऑक्सीजन मास्क भी नहीं हो पाएगा। जी, ये सवाल मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी है अभी, और उस वीडियो में एक लेडी है जो हॉस्पिटल में है और उसने 85 उसका सैचुरेशन था, और हॉस्पिटल में ही वो प्रोन पोजीशन में लेट करके उसने ब्रीदिंग वगैरह का थोड़ा बहुत उसने कुछ किया, और जिसकी वजह से उसका जो ब्रीदिंग का सैचुरेशन था वो 96 तक आ गया। वो सबको यही बोल रही थी कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं और बहुत बहुत किल्लत है इस वक्त ऑक्सीजन की, तो आप लोग स्टार्टिंग में पहले प्रोन में कोशिश करो कि प्रोन में आपका जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। अगर रियली में नहीं बढ़ता है, रियली में आपको प्रॉब्लम है, फिर तो हॉस्पिटल है ही, क्योंकि आप हॉस्पिटल के अंदर ही हैं। नहीं आप अभी देखिए हॉस्पिटल के अगर आप घर पे हैं तब तो करिए, बिल्कुल करिए, तब तो ऑक्सीजन हटा भी सकते हैं अगर इतना दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर क्या करना है ना, वो यहाँ पे ऑन एयर बताना इज ए वेरी माने अलग टाइप की चीज है। आप हॉस्पिटल के अंदर बेड में हैं और यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके वहां पे कुछ करेंगे, दिस इज नॉट द वे। ऐसा हो नहीं सकता कि पता चला उसमें से सब लोग उल्टे लेट के और ऑक्सीजन का पाइप दबा हुआ है और सिलेंडर का पाइप खिंच गया, कुछ कट गया, मतलब समझ लेना। हॉस्पिटल के अंदर की चीजें यहाँ पे बताना इज नॉट अ गुड थिंग। जी, मैं तो बस एक्चुअली उनको बता मैं रहा हूँ जो घर पे हैं। जी 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 एक्चुअली मैंने देखा था, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही थी कि एग्जैक्टली नहीं, क्या लेकिन वो फिर भी ठीक है, क्या ऐसा ये कर सकते हैं? नहीं मैं तो बोल रहा हूँ अगर ऐसा कर भी सकते हैं तो आप वहां पे मास्क निकालिए, उनके अगर वहां पे एक्सपर्ट्स कर भी रहे से हैं। एंड मतलब जो भी वहां पे डॉक्टर हैं हाँ उनसे राय मशवरा डॉक्टर मुझसे एक करके। बार बात करिए, राय हाँ मशवरे कर बात कर हाँ लीजिए, एक बार सलाह दे सकते हैं हाँ आप। क्योंकि क्या होता है ऑक्सीजन का मास्क एक कॉम्प्लिकेटेड तार पाइप होता है, आपके जी टेढ़ा मेढ़ा होने से पता चला प्रोन वेंटिलेशन तो कुछ हुआ नहीं, आपका ऑक्सीजन का सप्लाई जरूर बंद हो गया। जी। तो तो मतलब ये जो सब भी, चीजें वो चीजें हॉस्पिटल। हाँ, तो जो भी मतलब अगर हॉस्पिटल में किसी की फैमिली है तो वो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेस हैं हाँ उनसे उनके पूरा, सपोर्ट में अगर हाँ, पॉसिबल हो उनके तभी सपोर्ट करें। से उनसे बात करके कि भाई हम ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि बहुत शॉर्टेज है, तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, बाकी आप लोग तो हैं ही यहाँ पे, तो वो लोग अगर आइए और फिर अगर आपको बिल्कुल। और परमिशन दूसरी देते हैं तो बात, करिए। मैं इस सिचुएशन पे हॉस्पिटल पे क्या करना है वैसे मैं कोई बात नहीं बता रहा हूँ, जी मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो आपके घर में है। तो घर में क्या करना है, घर पे प्रोन वेंटिलेशन यूज करिए। मैं तो बोल रहा हूँ जिसको 100% सैचुरेशन 99% वो भी यूज करे,
वो भी प्रोन वेंटिलेशन ट्राई करे कैसा होता है, वो भी कुर्क्यूमिन खाए, वो भी करे, प्रैक्टिस करे अभी से, ताकि हम हॉस्पिटल में क्या करेंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन घर में क्या करेंगे वो हमारे कंट्रोल में। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको घर में क्या करना है। हॉस्पिटल में आपको लग रहा है हॉस्पिटल पे करने के लिए, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या करना है वो बताने बिल्कुल भी नहीं आया जी। ठीक तो है, ये घर पे जी, तो निमोनिया के लिए आपके कहने के हिसाब से निमोनिया का जिसको भी डर है या थोड़ा बहुत सिम्टम दिख रहे हैं तो आप कर्क्यूमिन जो है उसको लीजिए और उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। सर कर्क्यूमिन ज्यादा बढ़ाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हार्ट कर्क्यूमिन बर्न बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा होता बढ़ाना है। है, कर्क्यूमिन ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो 3 बार, अगर नहीं हुआ है प्रिवेंशन के लिए 1 बार। तो कुछ 3 बार कितनी सिंपल, क्वांटिटी सर? सिर्फ 1 चम्मच, 5 ग्राम। 5 ग्राम दिन में 3 बार, 3 बार, अगर टोटल जो हो गया पहले से 15 इन्फेक्टेड ग्राम। है पॉजिटिव। हाँ, ओके, और बॉडी को टाइम भी मिल जाएगा उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन डिजीज, या आपको हॉस्पिटल तक लैंड अप ना होना पड़े। घर बैठे ही आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है सर। और मैं तो हैरान हूँ कि चारों तरफ इस वक्त मीडिया जो है वो सिर्फ एक ही चीज दिखा रही है, हमको भी देख देख के बहुत दुख होता है। तो ये चीज और पता मैं नहीं। एक्चुअली और एक और चीज मैं जो बताना चाहता हूँ, जो रिकवर्ड हैं, जो घर पे आ गए हैं और उनके पास अगर ब्लड रिपोर्ट है, डी डाइमर है, सीटी स्कैन का रिपोर्ट है, और फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो उस समय कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेनी पड़ सकती है वो मैं बता रहा हूँ। खुद जाके आप नहीं लगवा सकते, वो क्लिनिकल डॉक्टर का है, लेकिन कम से कम आप नाम सुने रहेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, हाँ ऐसा होता है, आपके साथ कुछ अनयूजुअल नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो से उन लोग वो वाला, क्योंकि अभी मुझे जो काफी सारे जो कॉल्स आते हैं, जो काफी सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं जिनको मैं देखता हूँ, उनमें कुछ कुछ को डेक्सोना लगाना पड़ा है, कुछ कुछ को लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन लगाना पड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ परसेंट है जो कि शुरू से नहीं थे, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। तो है, सबसे कॉमन क्वेश्चन आ रहा है सर कमजोरी बहुत लग रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है। तो उनको मैं बोलूंगा कि ये आपके साथ नहीं हो रहा, सभी के साथ हो रहा है। जो हॉस्पिटल नहीं गए, जो घर पे क्योर हो गए, उनमें कमजोरी सब में है। जो हॉस्पिटल में है उनकी कमजोरी 6 महीने रहती है, आपकी 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। पहला। दूसरा, आप ओआरएस, जिनको अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, अगर ब्लड प्रेशर कम है तो ओआरएस लें ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। जिनको पसीना आ रहा है और टेम्परेचर डाउन है, एक और ठीक होने के बाद एक और नया प्रॉब्लम आता है, टेम्परेचर डाउन होता जाता है, तो वो लो बीपी का सिम्टम। जब आपको लो बीपी होगा तो आपको वो कोल्ड स्वेटिंग होगी और ब्लड प्रेशर आप देखेंगे तो कम रहेगा, तो लो बीपी वाले सिम्टम आएंगे, उस समय आप ओआरएस लेंगे तो बीपी इंप्रूव होगा। तो ओवरऑल जो चीजें हैं वो इंप्रूव करेंगी। और कमजोरी रहती है, ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ। जी, तो ओआरएस या फिर नारियल पानी ले सकते हैं? नहीं नहीं, नारियल पानी में उस समय रिगर बैलेंस, उस समय मैं आपको सलाह दूंगा ओआरएस। आप नारियल पानी कंटिन्यू करिए, लेकिन ओआरएस जरूर लीजिए अगर लो बीपी है आपको। ओके, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को काफी फायदा होगा इस वीडियो से, काफी फायदा होगा आपके इस इंफॉर्मेशन से। और मैं सैटरडे को, सर आप सैटरडे को फ्री हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सैटरडे को मैं एक लाइव रखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक जुड़े और वो सभी सवालों के जवाब आपसे लें। तो आज के लिए इतना ही सर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक नया टॉपिक लेकर के हम हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।